अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401 आपका लेसन नंबर 5 है, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस कंटिन्यूड इसलिए कि आपने थर्ड चैप्टर में डिमांड के बारे में पढ़ा और फोर्थ चैप्टर में सप्लाई के बारे में। आज आपने उसका इक्विलिब्रियम जो है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम लाई करता है, उसके बारे में कुछ और मज़ीद डिटेल में काम करना है या पढ़ना है। कुछ चीज़ें मैंने ख़ुद से ऐड की हैं, वो वही बात है जो पीछे हम लोग 3 और 4 लेसन में करते आए हैं। फॉल इन प्राइस एक्सपेंड्स डिमांड, जितनी प्राइस कम होगी उतना लोग जो हैं चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे और सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब सारे लोग वही चीज़ ख़रीदेंगे तो आखिरकार एक लिमिट होगी, कंपनी ने वो चीज़ बनाई होगी तो सप्लाई जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इसी तरह राइज इन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांड, जितनी प्राइस का ज़्यादा होगी उतनी लोग जो हैं उस चीज़ की डिमांड कम करेंगे और आपकी जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने वो चीज़ बनाई होगी उनकी वो चीज़ एज़ इट इज़ मौजूद रहेगी। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस से और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस से। जितनी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी उतनी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी और जितनी प्राइस इंक्रीज़ होगी डिमांड डिक्रीज़ होती जाएगी। इन्वर्स रिलेशन है। अब बात आ गई आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहाँ पर होता है, डिमांड और सप्लाई की कर्व जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम होता है। अब वो कह रहे हैं 3 तरीक़ों से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। किन तरीक़ों से? डिमांड कर्व अगर शिफ्ट कर दें हम लोग, जो हमारी डिमांड कर्व है उसको अगर हम लोग शिफ्ट कर दें अब ऊपर या नीचे, सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दें या दोनों को शिफ्ट कर दें तो हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको आपके 4th लेक्चर से ही दूंगी। 4th लेसन जो है ये आपकी डिमांड कर्व है और ये वाली सप्लाई कर्व है। इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम इस टाइम मौजूद है। अगर आप डिमांड कर्व शिफ्ट करते हो अपवर्ड, ये मैंने शिफ्ट कर दिया, तो आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो जाएगा क्योंकि आपकी न्यू डिमांड कर्व ये वाली होगी और सप्लाई कर्व वही मौजूद है। तो आपका अपोजिट क्वांटिटी यहाँ पे होगी और अपोजिट प्राइस जो है यहाँ पे होगी। अगर मैं यही चीज़ जो है सप्लाई कर्व की कन्वर्ट करती हूँ, शिफ्ट करती हूँ, तब भी हमारा जो है इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं सप्लाई कर्व जो है वो चेंज कर देती हूँ। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो इस पॉइंट पे हो गया क्योंकि आपकी न्यू सप्लाई कर्व ये हो जाएगी और डिमांड कर्व वही मौजूद है। आपका अपोजिट यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। मतलब ये है कि आपका इक्विलिब्रियम वहाँ पर लाई करता है जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को कट करती है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो अगर हम लोग दोनों शिफ्ट कर दें डिमांड और सप्लाई की कर्व तो भी आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिमांड की कर्व शिफ्ट करते हैं तब भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा और अगर सप्लाई की करते हैं तब भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर इन्हीं 3 चीज़ों को लेके चले तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं और उस लिहाज से उन्होंने आपको बताया कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी जो है वो उसका उनके साथ क्या कनेक्शन है, वो डिक्रीज़ होगी इंक्रीज़ होगी, ये आपने देखना है। नेक्स्ट है आपका ये MCQs है। एरो हेड उन्होंने एक फॉरवर्ड शो किया और एक अपवर्ड है, वो इंक्रीज़ को आप शो करेगा आपके इन टॉपिक्स में, और जो बैकवर्ड है या डाउनवर्ड है वो डिक्रीज़ को शो करेगा और आपका ये वाला साइन जो है रिमेन सेम रहेगा। अब बात आती है इन टॉपिक्स की। मैंने बाकायदा इनको कनेक्ट किया हुआ है लाइन लगा के। मतलब आपकी 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2-2 का पेयर बनता है। एक में ये है कि आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी और सप्लाई सेम रहेगी, और दूसरे में उसी तरह उसके अपोजिट है, डिमांड आपकी सेम रहेगी और सप्लाई आपकी इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूँ। पहली बात तो सिंपल ये है कि आपकी ये डिमांड कर्व होती है, ठीक है। डिमांड कर्व अगर तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है या राइज़ हो रही है, मतलब दोनों का बराबर एक ही मतलब वो है कि ज़्यादा होगी, तो आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट होके ऊपर की तरफ जाएगी, आगे की तरफ। और अगर फॉल हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है तो वो पीछे की तरफ लाइन ड्रा होगी आपकी। और वाई एक्सिस पे प्राइस होती है आपकी और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है। ये तो होगी आपकी डिमांड कर्व।
इसी तरह आपकी सप्लाई है, सप्लाई कर्व भी, ये आपकी सप्लाई कर्व मेन सप्लाई कर्व है। अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है या राइज़ हो रही है तो वो आगे की तरफ आपकी सप्लाई का ड्रा होगी, और अगर फॉल हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है तो वो बैकवर्ड की तरफ ड्रा होगी, आपकी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब सप्लाई कर्व। आपकी 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 8 पॉसिबिलिटीज़ में मैंने दो दो का पेयर बनाया है, मतलब दोनों में काम सेम ही है कि एक दफ़ा डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया, एक दफ़ा सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया, डिमांड और सप्लाई बाकी में सेम रहेंगी। तो आप लोगों को ये जो चीज़ बताई गई है ये वो चीज़ है जो आपको डायग्राम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। प्राइस के साथ इंक्रीज़ और क्वांटिटी के साथ इंक्रीज़, कहीं पे क्वेश्चन मार्क, डिक्रीज़, सारा कुछ लगा हुआ है, ये क्यों है। तो पहले जो है आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपने डिमांड को इंक्रीज़ करना है, जबकि सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी या डिक्रीज़ नहीं होगी, सेम रहेगी, मतलब उसको आपने टच नहीं करना। ये देख लें, आपकी वही बात लिखी हुई है मैंने भी, डिमांड इंक्रीज़ होगी और सप्लाई को आपने चेंज नहीं करना। आपकी मेन जो है डिमांड का रेड है D1, ये मैंने डिमांड का ड्रा किया, और सप्लाई का आपकी पर्पल में है मेन। यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई का जहाँ पे कट होती है वहाँ पे होता है। तो इस इक्विलिब्रियम से आपको पता चलेगा कि आपकी क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है। प्राइस ये है P1 से शो कर दिया मैंने, और क्वांटिटी Q1 से शो कर दी है। अब क्या हुआ, आपकी डिमांड इंक्रीज़ करनी है। जब डिमांड इंक्रीज़ होनी है या करेंगे तो क्या होता है कि इन डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये मैंने D2 के लगा के ड्रा जो है D2 से शो कर दिया। अब आपकी ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, तो आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो रहा है। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होने की वजह से प्राइस जो है P2 मैंने शो कर दिया और क्वांटिटी Q2 शो कर दिया। अब आप लोग खुद देख लें कि पहले प्राइस ये थी और अब ये है, तो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज़ हुई है, और क्वांटिटी पहले ये थी, अब क्वांटिटी ये हो गई है, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है। मतलब आपकी डिमांड इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी और प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। ये देख लें, उन्होंने भी वही चीज़ लिखी हुई है फर्स्ट पे जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपकी है डिमांड, आपने उसको नहीं चेंज करना, सप्लाई को चेंज करना, मतलब सप्लाई शिफ्ट करनी है इंक्रीज़ होके। जी ये लें, हम सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं। मेन आपकी डिमांड कर्व ये है और मेन आपकी सप्लाई S1 से मैंने शो कर दी, क्योंकि हम लोगों ने सप्लाई की दो कर्व्स बनानी है। जब हमने सप्लाई और डिमांड की कर्व बनाई है तो हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आया है। इसके अपोजिट प्राइस हमारी P1 शो कर दिया और अपोजिट Q1 शो कर दिया। सप्लाई हमने इंक्रीज़ करनी है, मैंने पहले बताया था कि सप्लाई जब इंक्रीज़ होगी तो आगे की तरफ हमारी शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई। ये मैंने शिफ्ट कर दिया है ड्रा करके और S2 से शो कर दिया है। हमारा इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई को कट करने से आता है, ये इक्विलिब्रियम आ गया, इसके अपोजिट Q2 आ गया हमारा और P2 आ गया। आप लोग खुद देख लें, प्राइस जो है वो P1 से P2 की तरफ आई है डिक्रीज़ होके, और क्वांटिटी जो है वो हमारी Q1 से Q2 की तरफ गई है इंक्रीज़ होके। तो हमारी प्राइस जो है वो इस सिचुएशन में डिक्रीज़ करेगी और क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी। ये लें जी, आपकी सिचुएशन जो इन्होंने दी हुई थी वो भी यही है, सेकंड वाली। नेक्स्ट आपको मैं ये वाली नहीं करवा रही, पहले आपको ये करवाऊंगी क्योंकि उसी के सेम है। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज़ किया था, इस सिचुएशन में आपने डिमांड और सप्लाई को डिक्रीज़ करना है। ये लें जी, डिमांड हम लोग डिक्रीज़ करने लगे अब, जैसी उन्होंने पॉसिबिलिटी दी है। आपकी मेन सप्लाई और डिमांड कर्व जो है वो रेड और पर्पल है, ये डिमांड कर्व है। डिमांड हमने डिक्रीज़ करनी है, मतलब दो शो करनी है, तो D1 और D2 के थ्रू आ गई, और सप्लाई हमारे पास एक ही है, वो मैंने S से शो की हुई है। आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, Q1 आ गया यहाँ से अपोजिट, और यहाँ से अपोजिट P1 आ गया। डिमांड करनी है डिक्रीज़, जब डिक्रीज़ करनी है तो बैकवर्ड की तरफ वो ड्रा होगी, ये हो गई ड्रा, और D1 और D2 आ गया। आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम जब इस पॉइंट पे आया तो ये Q2 अपोजिट पे आ गया और P2 आ गया। आप लोग खुद देख लें कि आपकी प्राइस P1 से P2 की तरफ डिक्रीज़ हुई है और क्वांटिटी भी Q1 से Q2 की तरफ डिक्रीज़ हुई है। तो मतलब क्या हुआ, आपकी डिमांड कर्व डिक्रीज़ करने से प्राइस भी डिक्रीज़ होगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। ये लें जी, यही लिखा हुआ है, प्राइस भी डिक्रीज़ और क्वांटिटी भी डिक्रीज़। नेक्स्ट आपकी है, हमने डिमांड कर्व को चेंज नहीं करना और सप्लाई कर्व को डिक्रीज़ करना है। जी, हम
सप्लाई को डिक्रीज़ कर देते हैं। मेन आपकी डी है डिमांड कर्व और आपकी सप्लाई कर्व्स दो बनेंगी, तो S1 मतलब पहले वाली जो है वो ये सप्लाई कर्व है और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, इसके अपोजिट Q1 यहाँ पे आ गया, P1 यहाँ पे आ गया। सप्लाई डिक्रीज़ करनी है तो बैकवर्ड पे हमारी शिफ्ट हो गई है, ये सप्लाई कर्व ड्रा किया है, तो आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आने की वजह से प्राइस P2 ये होगी और Q2 ये होगी। प्राइस जो है P1 से P2 की तरफ गई है तो इंक्रीज़ होगी, ज़ाहिर बात है आपका P1 नीचे है और P2 ऊपर है, और यहाँ से Q1 जो है वो Q2 की तरफ डिक्रीज़ हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि सप्लाई आप डिक्रीज़ करोगे तो आपकी प्राइस इंक्रीज़ होगी जबकि क्वांटिटी डिक्रीज़ हो। ये लें जी, यही लिखा हुआ है, प्राइस इंक्रीज़ कर दी और क्वांटिटी डिक्रीज़ कर दी। अब आपकी 4 पॉसिबिलिटीज़ कवर हो गई हैं, दोनों ब्लू वाली जो है पेयर। अब जो है बारी आ गई, कुछ देख लें, आपको प्राइस पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, कुछ क्वेश्चन मार्क क्वांटिटीज़ की तरफ नज़र आ रहा है। ये क्यों नज़र आ रहा है इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मैं पिक्चर पे ही लेके चलूँगी आपको पहले और फिर यहाँ पे वापस आते हैं। हाँ जी, डिमांड इंक्रीज़ करनी है आपने इस पॉसिबिलिटी में और सप्लाई आपकी डिक्रीज़ हो सकती है। तो मेन आपकी जो डिमांड और सप्लाई का है वो D1 और S1 से शो की हुई है। रेड वाली D1 और S1 जो है पर्पल वाली है, इस पे आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे लाई करेगा। सॉरी मैंने E लिखा नहीं है, यहाँ पे E लिख लेते होते हैं तो पता चल जाता है कि ये इक्विलिब्रियम है। इसके ऑपोजिट प्राइस आपकी P1 आ गई और Q1 आपकी क्वांटिटी आ गई। हमने क्या करना है, डिमांड को इंक्रीज़ करना है। डिमांड इंक्रीज़ करेंगे तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, फॉर आगे की तरफ, तो ये D2 मैंने ड्रा कर दिया। सप्लाई को डिक्रीज़ करना है तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये मैंने सप्लाई का बना दी। अब इक्विलिब्रियम आ रहा है इस तरफ, ये इक्विलिब्रियम है तो इसके अपोजिट P2 हो गया और Q1 एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद आ रहा है। हमें सिंपल नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो तो हमारी इंक्रीज़ हुई है, P1 कम है P2 ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन क्वांटिटी जो है आपकी Q1 पे ही मौजूद है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया है, अगर हम लोग डिमांड कब थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज़ इस तरफ शो लगाएं, ड्रा करें, मतलब और ज़्यादा गैप दें तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ होके आएगी। अगर मैं ये सप्लाई का जो है थोड़ी सी और दूर कर देती तो यहाँ पे पॉइंट आना था कहीं इक्विलिब्रियम का और हमारी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जानी थी। मतलब ये हुआ कि सबकी डायग्राम्स सेम तो नहीं होती हैं। कोई जो है मैंने कम गैप दिया है, आप लोग बेशक ज़्यादा गैप दे के देख लेना, क्वांटिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। इसलिए क्वेश्चन मार्क आया है कि वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड है कि हम लोग डिमांड और सप्लाई कर्व में गैप कितना देते हैं। ठीक है, ये देख लें, इस पॉइंट को कर रहे थे कि डिमांड इंक्रीज़ करनी है, सप्लाई डिक्रीज़ करनी है, तो आपकी प्राइस तो इंक्रीज़ होगी लेकिन क्वांटिटी आपको नहीं पता। वो आपने आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह गैप दे रहे हो डिमांड और सप्लाई कर्व में। नेक्स्ट वही बात है कि हमने पीछे जो है डिमांड इंक्रीज़ की थी, अब डिमांड को डिक्रीज़ करना है, सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। मेन आपकी D1 और S1 है कर्व, ये मैंने ड्रा की हुई है रेड और पर्पल में। इसके अपोजिट जो है ये आपकी इक्विलिब्रियम आ रहा है और Q1 और P1 आ गया। अब हमने क्या करना था, सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करेंगे तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये मैंने सप्लाई ड्रा कर दिया। डिमांड जो है डिक्रीज़ करनी है तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। डिक्रीज़ आप लोगों को नहीं भी याद रहता तो सिंपल है कि डिक्रीज़ हो रही है तो पीछे ड्रा करनी है डिमांड, और इंक्रीज़ हो रही है तो आगे हो जाएगी। इसी तरह सप्लाई में भी है, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो आगे की तरफ ड्रा करेंगे और डिक्रीज़ हो रही है तो पीछे की तरफ ड्रा करेंगे। सिंपल बात, अगर याद ना भी रहे तो। डिमांड का मैंने ड्रा किया है, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आया है तो Q2 हो गया और प्राइस आपकी P2 होगी। प्राइस तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमारी जो है वो P1 से P2 की तरफ आके डिक्रीज़ हुई है, कम हुई है। लेकिन क्वांटिटी का वही मसला है कि अगर मैं थोड़ी सी और जो है ये वाली सप्लाई का आपकी ऊपर ड्रा करती तो आपका इक्विलिब्रियम उसी Q1 के ऊपर लाए होता, और अगर ये डिमांड का मैं थोड़ी सी और नीचे ड्रा कर लेती तो आपका क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी और डिक्रीज़ हो जानी थी। तो वही बात सिंपल कि आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना गैप देना है सप्लाई और डिमांड कर्व में, या आपकी चीज़ सप्लाई ज़्यादा हो रही है या डिमांड ज़्यादा हो रही है। ये देख लें, उन्होंने भी लिखा हुआ कि डिमांड डिक्रीज़ करेंगे और सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी क्वांटिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क कर दिया और प्राइस आपकी डिक्रीज़ होगी।
अब रह गई आपकी दो पॉसिबिलिटीज़, वो पिंक वाली हैं, इनको भी देख लेते हैं। अब न्यू पॉसिबिलिटी आपकी जो आनी है वो क्या है कि डिमांड इंक्रीज़ करनी है और सप्लाई भी इंक्रीज़ करनी है। वहाँ पर पीछे जो था वो क्या था, एक डिमांड इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे दोनों को इंक्रीज़ करना है हमने। मेन आपकी D1 और S1 है, रेड और पर्पल लाइन पे इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे आ गया, इसके अपोजिट Q1 ये आ गया, P1 ये आ गया। इंक्रीज़ करने हैं दोनों, तो इसके ऊपर हम लोगों ने ये शिफ्ट करके D2 कर दिया और ये वाली S2 हो गई। इसके अपोजिट इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट आके Q2 आ गया और P2 आ गया। Q2 तो हमें साफ पता चल रहा है कि हाँ जी Q1 से Q2 की तरफ गया तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन प्राइस वाली बात अब यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा और सप्लाई का आगे की तरफ ड्रॉ करती तो हमारा क्वांटिटी जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हो जानी थी, और अगर डिमांड का थोड़ी सी और करती तो हमारी जो है प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जानी थी। तो इसलिए उन्होंने प्राइस पर क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। ये देखें, डिमांड इंक्रीज़ हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई है, तो प्राइस पे क्वेश्चन मार्क आ गया और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट आपकी लास्ट है, डिमांड भी डिक्रीज़ करनी है और सप्लाई भी डिक्रीज़ करनी है, दोनों डिक्रीज़ कर देते हैं। D1 और S1 आपकी मेन कर्व है, उससे इक्विलिब्रियम आया है, उस इक्विलिब्रियम से आपको प्राइस भी पता चल गया और क्वांटिटी भी, दोनों को P1 और Q1 शो कर दिया है। डिमांड डिक्रीज़ की है तो बैकवर्ड की तरफ एक ड्रा कर दिया डिमांड और D2 के नाम से, और सप्लाई डिक्रीज़ की है तो फिर बैकवर्ड की तरफ, और इन दोनों का इक्विलिब्रियम आ गया आपके यहाँ, और मैंने येलो लाइन से आपको क्वांटिटी और प्राइस शो कर दिया P2 और Q2 से। क्वांटिटी साफ पता चल रही है जी, Q1 से Q2 की तरफ आई है, मतलब इंक्रीज़ नहीं हुई है, डिक्रीज़ हुई है, और प्राइस वाला सिलसिला वही है। थोड़ी सी और अगर मैं नीचे ड्रा करती डिमांड कर्व तो आपकी प्राइस और डिक्रीज़ हो जाती, और अगर सप्लाई कर्व थोड़ी सी और पीछे के ड्रा करती तो आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जानी थी। इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे प्राइस पे आया है। उम्मीद है ग्राफ समझ आ गए होंगे, ये कैसे आया है ये भी पता चल गया होगा। वो कह रहे हैं पॉइंट नोट करने हैं आपने इन 8 पॉसिबिलिटीज़ के। पॉइंट क्या है, वो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग डिमांड कर्व शिफ्ट करेंगे इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, और बाय मूविंग अलोंग द सप्लाई कर्व, जैसे जैसे हम लोग सप्लाई कर्व के ऊपर मूव करते जाएंगे डिमांड कर्व को, तो हमारा इक्विलिब्रियम चेंज होता रहेगा, न्यू बनता रहेगा। इसी तरह अगर हम लोग सप्लाई कर्व को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व के ऊपर, ज़ाहिर बात है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही रिलेट कर रही हैं, तो डिमांड कर्व उधर की उधर ही है, उसी के अपोजिट जो है सप्लाई कर्व शिफ्ट करते जाएं तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम आएगा। और तीसरी बात वही है कि जब हम लोग दोनों को शिफ्ट करते हैं, डिमांड को भी और सप्लाई को भी, तब जो है वी विल मूव फर्स्ट ऑन द डिमांड कर्व एंड देन अलोंग द सप्लाई कर्व। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट्स रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन को, कि आपने प्राइस कितनी रखनी है। सारी बात है जो प्रोड्यूसर्स हैं या फैक्ट्री के ओनर हैं, उन्होंने जो चीज़ बनाई है उसको भी प्राइस जो है सेटलमेंट गवर्नमेंट ने करना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम एनालिसिस उन्होंने करना होता है, इक्विलिब्रियम रखना होता है कि ना इतनी ज़्यादा प्राइस हाई रखें कि लोगों तक ना पहुँच सके, ना इतनी ज़्यादा लो रखें कि लोग कहेंगे हाँ जी ये तो शायद घटिया माल है, इन्होंने तब प्राइस इसकी कम रखी है। ये वो सारा कुछ साथ साथ चलता आता है। अच्छा जी, आपकी जो बात है, गवर्नमेंट कैन इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बाय 2 फंडामेंटल वेज। 2 वेज से इक्विलिब्रियम को वो हैंडल करती है, टैकल आउट करती है। द गवर्नमेंट में इंटरवेन इन द मार्केट एंड मैंडेट आ मैक्सिमम प्राइस आर मिनिमम प्राइस फॉर अ गुड आर सर्विसेज। उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करना होता है, 2 तरीक़ों से करना होता है, या तो वो मैक्सिमम प्राइस करते हैं या मिनिमम प्राइस करते हैं। मैक्सिमम प्राइस को जो है सेकंड नेम उसका सीलिंग भी होता है, सीलिंग प्राइस, और मिनिमम जो है आपका फ्लोर आ जाएगा। ज़ाहिर बात है कम से कम जो है आपका फ्लोर ही होता है। नेक्स्ट उन्होंने प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन दी हुई है। प्राइस सीलिंग इज़ द मैक्सिमम प्राइस लिमिट, ठीक है ना, वो मैक्सिमम प्राइस लिमिट जो गवर्नमेंट जो है आपको सेट करके देती है। डैट द गवर्नमेंट सेट टू इंश्योर डैट प्राइस डज नॉट राइज अबव डैट लिमिट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उन्होंने मेडिसिन दी हुई है,
मतलब वो प्राइस जो उन्होंने मैक्सिमम आपको दे देनी है कि हाँ जी आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट को आपने मैक्सिमम इस प्राइस पे सेल करना है, इससे ज़्यादा आप सेल करेंगे तो आप वो इलीगल हो जाएगा, और ज़ाहिर बात है जो इलीगल होता है उस पर सज़ा मिलती होती है। सीलिंग है तो मैक्सिमम है, ये देख लें आप लोगों का। प्राइस सीलिंग मेक्स हाई प्राइस इलीगल। प्राइस सीलिंग है, आपको एक मैक्सिमम लेवल दे दिया, उससे लेवल ऊपर आप लोग प्राइस चीज़ बेचेंगे तो आपको इलीगल कहलाएगा। ये आपकी डिमांड कब उन्होंने शो की हुई है, ये सप्लाई कब है। मैक्सिमम आपका इक्विलिब्रियम जो है वो इधर होता है, तो Q2 आपका यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, और PE इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस है वो आपकी ये है। अब आपका उन्होंने क्या किया है कि प्राइस सीलिंग जो है इस लाइन को बना दिया उन्होंने, इससे नीचे जो है आप जितनी भी प्राइस रखते हो, कम रखते हो, जितनी भी कम रखते हो वो आपकी लीगल है, और इस लाइन से अबव करते हो तो आपकी वो इलीगल कहलाएगी। ये जो पैराग्राफ है उन्होंने यही बात लिखी हुई है इसमें भी। मार्केट सीलिंग और इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ PE बिकम्स इलीगल। आपकी मार्केट सीलिंग इस एरिया से जितना भी आप ऊपर प्राइस रखोगे वो आपकी इलीगल होगी। प्रोबेबल प्राइस इक्विलिब्रियम जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम है वो भी आपका इलीगल कहलाएगा। बायर्स वांट्स टू बाय मोर देन सेलर्स विल मेक अवेलेबल। ठीक है ना, बायर्स जो हैं ज़ाहिर बात है प्राइस कम रखी गई है, हालांकि आपको प्राइस तो PE पे रखनी चाहिए थी, प्राइस कम हुई है तो बायर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, और आपकी सेलर्स जो है वो अवेलेबल चीज़ें होती रहेंगी मार्केट में। बायर्स वुड लाइक टू बाय अमाउंट Q4 एट प्राइस PC। बायर्स जो हैं वो कितनी क्वांटिटी लेंगे, Q4 लेंगे, प्राइस आपकी PC होगी, जबकि आपको जो कंपनी को फ़ायदा होना था वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे होना था, PE पे। तो अब क्या कर सकते हैं, कंपनी को उन्होंने गवर्नमेंट ने बाउंड कर दिया है तो उन्होंने वहीं तक लेना है। बट सेलर्स विल सेल ओनली Q1 बिकॉज दे कैन नॉट बाय एज मच एज दे वुड लाइक टू एट लीगल प्राइस। अब ये बात जो है सेलर्स को भी ज़ाहिर बात है, ये तो क्वांटिटी उन्होंने लेनी है जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो ख़रीदने वाले थे, लेकिन सेलर्स जो हैं Q1 सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस प्राइस पे लॉस नहीं होगा। अगर इस प्राइस पे वो क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो उनको लॉस होगा। बायर्स विल बी आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ज़ाहिर बात है बायर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम से आउट हो जाएंगे। तो बायर्स आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम दैट दे वांट टू बाय मोर देन इज़ अवेलेबल। जब आपके पास प्राइस किसी चीज़ की कम हो जाती है ना तो लोग चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जब चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दें तो जिन्होंने ख़रीद ली उनको तो फ़ायदा है, और जिन्होंने नहीं ख़रीदी तो वो ज़ाहिर बात है हमारी प्रोड्यूसर्स के पास चीज़ ख़त्म हो गई है, वो सप्लाई नहीं कर सकते, तो चीज़ जो बेचना है वो बंद हो जाएगी, और यही चीज़ जो है रेशनिंग प्रॉब्लम कहलाती है। मतलब हम लोगों की अपनी जहनीत ऐसी है कि कोई चीज़ अगर प्राइस कम हो जाए तो ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, और अगर ज़्यादा प्राइस कम करें तो हम लोग उसमें से नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं कि शायद इसमें ये घटिया माल है, इन्होंने सही नहीं बनाया हो, तो इस तरह ये फ़लान सारा कुछ हम लोग बोलते रहते हैं। नेक्स्ट आपका प्राइस फ्लोर, उसकी डेफिनेशन है प्राइस फ्लोर इज़ द मिनिमम price that government sets to support a desired commodity or services in a society। ठीक है ना, मतलब वही बात, फ्लोर है तो आपका कम से कम होगा, मिनिमम प्राइस है वो प्राइस जो गवर्नमेंट सेट करती है कम से कम लोगों की डिज़ायर को पूरा करने के लिए। इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है वेजेस। वेजेस जो हैं गवर्नमेंट डिसाइड तो कर देती है, लेकिन इससे हम लोग जो हैं लेबर्स हैं वो खुश नहीं होते। कम तनख्वाह से कौन खुश होता है। अच्छा जी, पहले डायग्राम को देख लेते हैं। अब प्राइस फ्लोर मेक्स लो प्राइस इलीगल। आपका प्राइस फ्लोर है, फ्लोर में जो लो प्राइस होगी आपको जो सेट कर दिया है कि इस प्राइस से आपने कम जो है नहीं बेचनी, तो आप जो कम बेचोगे वो आपका इलीगल हो जाएगा। डिमांड कब है, सप्लाई कब है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। इसके अपोजिट Q1 इधर आ जाना था और PE उन्होंने ये शो कर दिया। प्राइस फ्लोर के लिए उन्होंने ये आपको एक मेंटेन कर दिया है कि आप इससे ऊपर सेल करेंगे, ये कम से कम प्राइस है आपकी, इससे ऊपर जितना भी आप लोग वो सेल कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे जो करेंगे वो आपका इलीगल हो जाएगा।
तो प्राइस सीलिंग्स आर नॉट द ओनली सॉर्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल्स गवर्नमेंट्स हैविंग इम्पोज, ये सिर्फ कंट्रोल जो है गवर्नमेंट नहीं करते, देयर हैव आल्सो बीन मैनी लॉज दैट एस्टेब्लिश मिनिमम प्राइस आर प्राइस फ्लोर। बहुत सी ऐसे लॉज हैं जिनको मद्देनज़र रख के प्राइस फ्लोर उन्होंने कंटेन करना होता है, रखना होता है कि क्या प्राइस फ्लोर रखनी है उन्होंने। अब वो ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलस्ट्रेट अ प्राइस फ्लोर विद प्राइस पीएफ, ये आपकी प्राइस फ्लोर है जो उन्होंने सेट कर दिया। एट दिस प्राइस, इस प्राइस पे जो है बायर्स आर इन इक्विलिब्रियम, आपकी इस प्राइस पे बायर्स इक्विलिब्रियम पे होंगे, बट सेलर्स आर नॉट, सेलर्स जो हैं वो तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे हैं क्योंकि आपकी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व यहाँ पे है। यहाँ पे बायर्स जो हैं वो तो इक्विलिब्रियम पे होंगे लेकिन सेलर्स नहीं, और इसी लिहाज से दे वुड लाइक टू सेल क्वांटिटी Q2, और इस लिहाज से वो क्वांटिटी Q2 प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि सप्लाई पे आपकी ये लाइन लाई कर रही है। और टू प्रिवेंट द एडजस्टमेंट प्रोसेस फ्रॉम कॉजिंग प्राइस टू फॉल, गवर्नमेंट में बाय दी सरप्लस। ये चीज़ बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट जाहिर बात है अब नुकसान जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर उनको नुकसान होता है तो वो तो कहेंगे कि हम लोगों ने क्या काम करके करना है, हम लोग जो हैं वो फैक्ट्री बंद करते हैं, कोई और काम करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस ऐड करती है कि अपनी तरफ से कुछ अमाउंट जो है वो प्रोड्यूसर्स को दे देती है कि हाँ जी ये हम लोग आपको दे रहे हैं, इसके लिहाज से अब आप अपनी प्राइस जो है वो सेट कर लें। If it does not buy the surplus, government must penalize either buyers or sellers or both who transact below the price floor. वही बात बार बार आ रही है कि अगर आपको सरप्लस नहीं दिया जा रहा तो गवर्नमेंट जो है वो पेनलाइज करेगी, बायर्स को कर दे, सेलर्स को कर दे, या दोनों को कर दे। ये तो अब आपके उस प्राइस लेवल पे ही फोकस होता है, ये आपके सारे MCQs ही हैं। और else price will fall because there is no one else to absorb the surplus, sellers will। सेलर्स तो सरप्लस जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और कोई नहीं है जो सरप्लस ले सकता हो। आपका लास्ट टॉपिक है रेशनिंग एंड सप्लाई शॉक्स। इसको एक और नेम जो है वो दिया जाता है अल्टरनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस बाय गवर्नमेंट। दो तरीक़ों से इक्विलिब्रियम होती है गवर्नमेंट के थ्रू से, वो कौन सी होती है? थ्रू टैक्स और थ्रू सब्सिडी। टैक्स आप लोगों को भी पता है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ पता है कि टैक्स क्या होती है? टू बी पेड बाय द प्रोड्यूसर, वो चीज़ वो पैसे जो प्रोड्यूसर्स ने पे करना होता है टैक्स के नाम पे। विल इंक्रीज़ द सप्लाई प्राइस, और वो जो होती है टैक्सेस की वजह से सप्लाई की प्राइस जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, और सप्लाई कर्व जो है जारी बात है इंक्रीज़ हुई है तो लेफ़्ट की तरफ कर्व शिफ्ट हो जाएगी, और प्राइस इंक्रीजेज एंड क्वांटिटी डिक्रीजेज। जैसे ही आपकी प्राइस जो है सप्लाई कर्व इंक्रीज़ हुई है तो आपकी प्राइस इंक्रीज़ होगी और क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। वो जो मैंने आपको ग्राफ दिखाए थे उस लिहाज से ये लोग बता रहे हैं। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी गिवन टू द प्रोड्यूसर, वो पैसे जो प्रोड्यूसर्स को दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब्सिडी कहलाती है। विल डिक्रीज़ द सप्लाई प्राइस, इससे क्या होता है कि प्राइस जो है सब्सिडी उनको मिल गई है, उनको जो पैसे मिले हैं वो उसमें से ही आपकी प्राइस सेट करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप उनकी जो चीज़ की प्राइस है वो कम हो जाएगी, और सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट राइटवर्ड, उनकी राइटवर्ड पे सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी। जाहिर बात है उनको पैसे पहले से मिल गए हैं तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखेंगे क्योंकि उनको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई है, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ करेगी और क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक डिसीजन वेदर प्राइवेट और पब्लिक बोर्न बाय द सोसाइटी एज अ होल। वो सोसाइटी कॉस्ट जो पब्लिकली या प्राइवेटली हम लोग कॉस्ट रखते हैं सोसाइटी के लिए कि उन्होंने ये कॉस्ट अवेल करनी है और इस चीज़ को लेके चलना है। मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल वर्ड ही जो है चेंज को शो करता है, तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज़ अ चेंज इन सोशल कॉस्ट कॉज बाय अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। वो चेंज जो आपकी सोशल कॉस्ट में एक यूनिट बनाते हुए आ रही है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। मैंने आपको सोचा था कि आज के लेक्चर में कुछ बातें पेपर के हवाले से बताऊं, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वो ग्राफ्स की वजह से,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कहीं कोई लेक्चर शॉर्ट होता है तो उसमें आपको कुछ बातें पेपर्स के हवाले से बताना चाहूँगी। उम्मीद करूँगी कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट ऑफ लक।